वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स। मैं कमांडर सुधीर, एक इंडियन नेवी का वेटरन, आपके समक्ष पिछले 4 दिन से, अभी तो मैं आज तो 5 दिन हो गए हैं, लेकिन पिछले 4 दिन की जो है ना, जिस तरीके से यूएस से इसराइल का वॉर अगेंस्ट ईरान चल रहा है, या दोनों तरफ से जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ रिटेलिएशन अटैक्स हो रहे हैं, उसके बारे में उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में ऑलरेडी तब्दील हो गया है, या क्या क्या चैलेंजेस ये पोज कर रहा है, कितने कंट्री इसमें ऑलरेडी एनगल्फ हो गए हैं, क्या इंडियन ओशन रीजन में भी इसकी एक तरीके से इसका जो है प्रभाव भी नहीं, मैं कहूँगा एक तरीके से, क्या वहाँ तक ये वॉर की रीच पहुँच गई है। ये सभी जो हमारा मिडिल ईस्ट का रीजन है, स्पेशली द वेस्ट एशिया, उसमें क्या एक तरीके से चैलेंजेस उत्पन्न हो रहे हैं इस वॉर के द्वारा, और यूरोपियन यूनियन, द यूरोप के जो वेस्ट के कंट्रीज हैं, वो कौन कौन अब इसमें कूद पड़े हैं। तो इन सभी के साथ में चलो देखते हैं। देखिए, निसंदेह ये वॉर आज 5 दिन के बाद में एक तरीके से पूर्णतया वर्ल्ड वॉर 3 के रूप ले चुका है। कम से कम जो है ना 21 से 22 नेशन इसमें एक तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए हैं। आपने देखा होगा कि जब 28 फरवरी की सुबह सुबह 8:30 बजे जब इसराइल और यूएसए की फोर्सेस ने तेहरान में जो आईआरजीसी का जो एक हेडक्वार्टर था, या अयतुल्ला खमैनी, द सुप्रीम रिलीजियस लीडर के घर या पैलेस में जो अटैक किया था, उसमें किस तरीके से जो 48-49 जो टॉप लीडरशिप थी, उसे किस तरीके से वाइप आउट किया, और फिर उसके सब्सिक्वेंट अटैक में जो है ना, इवन सेकंड रंग उस अटैक में और उसके बाद फर्दर अटैक्स में उनका जो सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप है, वो भी एक तरीके से वाइप आउट हुआ। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि ईरान के जो अटैक हुए हैं मिडिल ईस्ट के, वो 8 कंट्रीज में हुए। उसमें यूएवी है, यूएई है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, और आपका कुवैत है, और इनके खिलाफ जो अटैक बहरीन है। और इसमें उसका कहना है कि हमने जो है वो एक तरीके से यूएस के जो बेसिस थे वहां पे उनको ही एक तरीके से अटैक किया है। लेकिन ऐसा ही नहीं, उसने सऊदी अरेबिया में जिस तरीके से अरामको, द वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी को अटैक किया है, और एक ही बार नहीं, एक बार उस पर अटैक किया, वो उसमें इतना डैमेज हुआ कि उसको बंद करने पड़ा। और फिर उसके बाद जो है ना दोबारा भी अभी जो है ना कल फिर अटैक किया है ईरान ने। और ईरान की जो मिसाइल से, अभी पहले जो उसका जिस तरीके से वो 100 या 200 जो है ना ड्रोन छोड़ता है, फिर सेकंड बराज ऑफ मिसाइल्स जो है ना, बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसका जिस तरीके से अमेरिका के ठिकानों के खिलाफ और इसराइल के अंदर भी जो है ना जिस तरीके से वहाँ पे उसने डिस्ट्रक्शन किया है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पे रुक पा रहा है। तो मिडिल ईस्ट के कंट्री अभी जो अपना एक तरीके से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं या सोच रहे हैं, जो उन्होंने सोचा था कि यूएसए के बेसिस यदि हम वहाँ पे ठिकाना उसको दे देंगे तो यूएस उनकी सुरक्षा कर पाएगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने उनका जो कुवैत में जो सबसे बड़ा रडार था एक तरीके से उसको हिट किया है, और उस रडार की कीमत जो है ना वो यूएस डॉलर्स 1.1 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। तो आप देखिए कितना बड़ा, और वो जो रडार था वो काफ़ी पावरफुल रडार था। वो 5,000 किलोमीटर तक जो है ना एक तरीके से दुश्मन के एडवर्सरीज के एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत जो अमेरिका की थी उसको कमज़ोर कर दिया गया। रिटेलिएशन में जो सबसे खतरनाक बात हुई है वो यूएस की एक सबमरीन ने एक ईरान के फ्रिगेट को जो
भारतवर्ष में आईएफआर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेके विशाखापत्तनम में वापस जा रहा था, वो श्रीलंका की ऑफ कोस्ट जो है ना, इंडिया भारतवर्ष की कन्याकुमारी से करीब 300 किलोमीटर्स अवे जो है, वहाँ पे उसको एक तरीके से टॉर्पिडोज के खिलाफ लॉन्च किया और वो शिप जो है वहीं पे सिंक हो गया है। ये इनका बहुत ही मॉडर्न एक तरीके से फ्रिगेट था, लेकिन काफ़ी लोगों का मानना है कि जब शिप्स वर्ल्ड ओवर जो है ना, वो अपने फ्रेंडली कंट्रीज नेशंस में इस तरह के फ्लीट रिव्यू में आते हैं, तो वो एक तरीके से एक्टिव वेपन्स को लेकर नहीं चलते हैं। तो ये एक कंसर्न है कि इंडियन ओशन रीजन में भी एक तरीके से दखल दे दी है इस वॉर ने। वो यूएस की जो सबमरीन है वो इंडियन ओशन रीजन में आके उसने ये अटैक किया है, तो ये एक बहुत बड़ा इसकी इम्प्लीकेशंस काफ़ी सीरियस हैं। लेकिन उसके साथ साथ यदि आप देखेंगे, ईरान ने जिस तरीके से अरामको को किया है वो वहाँ पे बंद कर दिया है। कुवैत में जो उसकी रिफाइनरी थी और जो एक तरीके से नेचुरल गैस जो आती थी, वहाँ पे उसको अटैक किया है और उन्होंने भी अपनी रिफाइनरी को बंद कर दिया है। तो इससे भारतवर्ष की भी करीब करीब 40% सप्लाई थी। लेकिन भारतवर्ष ने और भी अपने डाइवर्स जो है ना रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर लिया है, और रशिया के साथ भी जो है ना जो ऑयल लेने की बात है उसको भी उन्होंने बढ़ा दिया है, ये तो है। लेकिन अब देखना है कि डेफिनेटली ये वर्ल्ड वॉर 3 में एक तरीके से कन्वर्ट हो गया है। जिस तरीके से साइप्रस में जो यूके का एक हवाई अड्डा था, एरोप्लेन था वहाँ पे फौज का, उसको जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया है, उसके बाद में चाहे अभी यूके भी एक डिफेंसिव रोल में आया, लेकिन जिस तरीके से उसने अपने हेलीकॉप्टर बॉन्ड शिप को और हेलीकॉप्टर करियर को और फिर जो है ना दूसरे शिप को जो है ना लगाया है, और अपने एरोप्लेन्स को भी एक डिफेंसिव रोल में उसकी सुरक्षा करने के लिए लगाया है, तो ये भी उस दूसरी तरफ जर्मनी और फ्रांस ने भी बोल दिया है कि वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। और सबसे बड़ा जो इंट्रेंट है इसमें, अभी अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया है कि हम भी सोच रहे हैं, हम भी इस वॉर में जो है ना वो ईरान के खिलाफ जो है ना हिस्सा लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रंट जो है ना वो ईरान के सामने खुल गया है। लेकिन ईरान की ताकत ये है, उसकी जो एक तरीके से अब वॉर को फेस करने की या वॉर को एनलार्ज करने की, एंगेज करने की जो एक तरीके से उसकी स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि उस वॉर को वो किस तरीके से खींचे। निसंदेह उसको पता है कि वो यूएस और इजराइल की कंबाइंड फोर्सेस के सामने कहीं भी खड़ा नहीं हो सकता। डेफिनेटली उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और जिस तरीके से इजराइल और यूएस जो है ना वो बम्बार्डमेंट तेहरान के ऊपर कर रहे हैं या और जगह कर रहे हैं, और जिस तरीके से यूएस ने डिक्लेयर किया है कि उन्होंने ईरान के करीब 8 से 10 शिप जो है ना उनको डुबो दिया है, उनके एयरक्राफ्ट, ईरान के पास में बहुत ही पुराने एयरक्राफ्ट हैं, तो एक F-15 या 16 ने यदि उसको गिरा दिया है, F-35 ने गिरा दिया है, तो ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब समझना पड़ेगा कि ईरान की तरफ से जो चैलेंजेस हैं, वो ईरान की तरफ से 3 चैलेंजेस बहुत बड़े इजराइल और यूएस के सामने आए हैं। पहली बात तो ये है कि किसी भी तरीके से जो यूएस का ऑब्जेक्टिव या इजराइल दोनों का कंबाइंड जो ऑब्जेक्टिव्स था, वहाँ पे रिजीम चेंज होगी, तो ये नहीं दिखाई दे रही है 5 दिन के बाद भी कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी है। और ईरान ने मना भी कर दिया है कि वो किसी भी तरह की इस डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेंगे। और यदि अभी जो उन्होंने एक फ्रेश जो उनकी चेतावनी दी है, उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है इजराइल को कि यदि इजराइल और यूएस इसी को प्रेशराइज करते रहेंगे कि वहाँ पे रिजीम चेंज होगा, और वो अपील करते रहे हमारे लोगों से कि लोगों को जो है ना वो सड़क पे आना चाहिए, और वो एक तरीके से आईआरजीसी के खिलाफ जो है ना, आईआरजीसी के खिलाफ जो है ना उन्होंने एक तरीके से
एजिटेशन करके वहाँ पे गवर्नमेंट को जो है ना अपने हाथों में लेना चाहिए, तो इसकी उम्मीद नहीं है। और अयतुल्ला खमानी के बेटे ही वहाँ पर अब सुप्रीम लीडर चुन लिए गए हैं। ये देखना होगा क्या यूएस और इजराइल उनको भी एक तरीके से अटैक करके वहाँ से उसको भी लिक्विडेट या असिसिनेट उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी ये लगता है कि आईआरजीसी का पूर्णतः कंट्रोल ईरान के ऊपर है, और एक तरीके से वहाँ की जो शिया पॉपुलेशन है वो ये मान रही है कि यदि एक 87 ईयर्स का आदमी, एक व्यक्ति, और जिसको एक तरीके से टर्मिनल कैंसर भी था, उसके बाद भी यदि वो अपनी शहादत दे सकता है, तो शिया कौम एक ऐसी है वो शहादत के लिए जो है ना वो एकजुट हो गई है। और दूसरी जो सुन्नी पॉपुलेशन से वो भी एक तरीके से उनके साथ में ही। और ये देखा गया है और भी मुस्लिम नेशंस में जहाँ पर शिया पॉपुलेशन थी वो भी एक तरीके से इसमें इसके साथ जो है ना अपने एजिटेशन प्रदर्शन करके, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारतवर्ष में कुछ इलाके हों, सभी जगह या मिडिल ईस्ट में वो सभी जो है ना एक तरीके से साथ में शामिल हो गए हैं। और यूएस भी अपने रडार को रिप्लेस करने के लिए और कहीं से जो उसके वेस्टर्न फ्रंट पे और वेस्ट के नेशंस को जो है ना एक तरीके से डिफेंड करने के लिए वहाँ से अपनी रडार इंस्टॉलेशंस को वहाँ पर वो ले जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली ईरान ने जो है ना जिस तरीके से कोस्टल बोन जो एक तरीके से यूएस के ठिकाने थे या यूएस एम्बेसी थी या यूएस के सीआईए के हेडक्वार्टर्स थे यूएई और सऊदी अरेबिया और कहीं पे भी, तो इनके यूएस के बेसिस को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। और यूएस ने भी इनको मान लिया है कि उन्होंने अपने काफ़ी ठिकानों को जो है ना वहाँ से खाली भी कर दिया गया है। और उनके लोगों की जो है ना इसमें शहादत भी हुई है। अभी वो 6 या 8 लोगों को मार रहे हैं, पर हो सकता है कि ये भी बढ़े। लेकिन जिस तरीके से ईरान की मिसाइल्स ने इज़राइल के अंदर डिस्ट्रक्शन किया है, वो हाइफा पे रिफाइनरी हो या कोई और हो, लेकिन जो सबसे बड़ी अभी चेतावनी दी है ईरान ने, वो कहा है कि यदि अपनी इस बात को, अपनी इस सोच को, अपनी इस ऑब्जेक्टिव्स को कि ईरान में रिजीम को चेंज करें वहाँ की जनता, यदि नहीं छोड़ेंगे तो हम अब इजराइल के न्यूक्लियर रिएक्टर, जो एक तरीके से सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर है जो वहाँ की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसके ऊपर हम अटैक करेंगे। अभी कुछ मिसाइल्स ऐसी हैं, अभी तो कहने में आ रहा है कि ईरान के पास में कैपेबिलिटीज है, अपनी हाइपर मिसाइल्स भी उसके पास हैं। और उसने 1-2 हाइपर मिसाइल्स को अभी लॉन्च किया है, जिससे उसने यूएस के रडार ठिकाने को ध्वस्त किया है। और दूसरा, उसने जिस तरीके से इज़राइल में जो है ना हाइपा पोर्ट या और 1-2 इंस्टॉलेशंस को जिस तरीके से हिट किया है, तो वहाँ का जो आयरन डोम सिस्टम है या उनका आयरन बीम सिस्टम है या उनका जो सेकंड लेयर ऑफ सिस्टम है, वो भी उसको रोक नहीं पाएंगे। अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको भी ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मेरे ख्याल से 70% के आसपास ही रोक पा रहे हैं। उनको ईरान ने जो है ना एक तरीके से ओवरवेलम किया है। जिस तरह से नंबर ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल्स की बराज और नंबर ऑफ मिसाइल्स वो छोड़ता है, तो उससे वो ओवरवेलम होके जो उनकी कैपेसिटी है वो 100% से रहकर जो है ना वो 70% के आसपास, इसका मतलब 30% मिसाइल्स और ड्रोन्स जो है ना वो अभी भी क्रॉस हो गए। हो सकता है कि ड्रोन को सबको जो है ना इन कैपेसिटी इजराइल कर पाए, लेकिन जो एक तरीके से ईरान ने, ये बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत ही गंभीर बात है। जरा सोचिए, यदि ये तो वार्निंग दी है, पर यदि ईरान चाहे वो मिट जाए, चाहे उसको नेस्त नाबूद कर दिया जाए, और वो करा भी जा रहा है यूएस और इजराइल की फोर्सेस द्वारा, यदि ईरान सक्सीड हो गया कि उसने अपनी हाइपर मिसाइल
जो है वहाँ के न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर एक तरीके से चला दिया और वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर दिया, तो जिस तरीके का रेडिएशन वहाँ से लीकेज होगा, तो आप सोच सकते हैं कि पूरा ईरान ईरान एक बहुत ही छोटी पॉपुलेशन जो है ना, मुश्किल से 60-65 लाख लोग जो है ना ईरान में रहते हैं। ईरान का एरिया भी वो सॉरी इसराइल में रहते हैं, और इसराइल का एरिया भी कोई बड़ा नहीं है। तो रेडिएशन का खतरा उसके लोगों को होगा, एडजॉइनिंग एरियाज में भी उसका खतरा होगा, पैलेस्टाइन में या फिर लेबनान में या और दूसरे सीरिया और इन कंट्रीज में। लेबनान में ऑलरेडी जो है ना आईडीएफ के जो है ना इसराइल की फोर्सेस ने जो है ना हिजबुल्लाह के खिलाफ जो है ना बहुत बड़ी एक मुहिम चलाई है, और वो चाह रहे हैं कि वहाँ की फौजें, उन्होंने एक तरीके से बाउंड्री की तरफ से इवैक्यूएशन भी, तो एक तरीके से एक ऐसा एरिया बनाना चाह रहे हैं लेबनान और इसराइल के बीच में, जिस एरिया में जो है ना कोई भी रिटेलिएशन वो ना कर पाए। 40 to 50 किलोमीटर्स का एरिया ऐसा हो जहाँ से वो कोई भी मिसाइल वगैरह जो है ना वो आईडीएफ और इसराइल के खिलाफ ना चला सकें। तो ये भी एक तरीके से इसराइल ने बम्बारमेंट करी है 3 बार जो है ना, काफ़ी बहुत ही पावरफुल अटैक जो किए हैं, और वहाँ पे हिजबुल्लाह की लीडरशिप को भी उन्होंने एक तरीके से असिस्टेट कर दिया है। तो ये भी एक पोटेंशियल थ्रेट है। लेकिन अभी हाउतीज जो हैं वो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि लगता है कि हाउतीज का और हिजबुल्लाह और हमास का जो सप्लाई लाइन था वो ईरान अब उनको नहीं दे पा रहा है, और मिडिल ईस्ट के और जो कंट्रीज हैं वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम में फंसे हैं। फिर अब देखिए दूसरा बहुत बड़ा एक इम्प्लीकेशन जो है वो मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी फील किया जा रहा है, कि जिस तरीके से उसने कुवैत की रिफाइनरी पे अटैक किया है, जहाँ पर नेचुरल गैस का बहुत बड़ा एक सप्लाई है ग्लोबल चेन में जो है ना, और भारतवर्ष के लिए और काफ़ी नेशंस के लिए, और अरामको जो है जिस तरीके से उसको कंस्ट्रेन किया है, और फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरीके से ब्लॉक किया है, या उस पर उसने एक वार्निंग दी है, उसने 2-3 शिप को जो है ना अटैक भी किया है, 10 को उसने एक तरीके से वार्निंग दी है, और उसको कॉन्फिस्केट करने के लिए ईरान ने वार्निंग दे चुकी है कि वो उनके ऊपर अटैक करेगा। और उसने एक तरफ कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो रशियन शिप्स हैं, जो रशियन बाउंड शिप हैं या चाइना बाउंड शिप हैं, वो उनको अलाउ करेगा। तो ये भी एक तरीके से ये बहुत बड़ी एक चेंज होगी, देखना होगा कि जिस तरीके के स्टेटमेंट जीपिंग से तो नहीं, लेकिन चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिए है, प्रेसिडेंट पुतिन ने स्टेटमेंट दिए। देखना होगा कि कहाँ तक चाइना और यूएसएसआर भी इसका वर्ल्ड वॉर 3 का पार्ट कब बनते हैं, कितनी देर में बनते हैं, और किस तरीके से बनते हैं। पर यह तो मानना होगा कि ईरान के पास में काफ़ी चीज़ें उनके पास में जो हैं वो चाइना ने दी हुई हैं, और कुछ मिसाइल्स ऐसी भी हैं जिनका प्रयोग ईरान ने किया है। या तो ईरान ने क्लैंडस्टाइनली अपने को पिछले जून के बाद में जो 12 डेज का वॉर हुआ था उसके बाद में अपने को उसने प्रिपेयर किया, और उसने इस तरह की मिसाइल बनाई, बैलिस्टिक मिसाइल जो MIRV से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रिटारगेटेबल व्हीकल, इस तरह के जिसको जो एक तरीके से जो थर्ड सिस्टम है या जो आयरन डोम सिस्टम है उसको, या आयरन बीम सिस्टम है उसको पूर्णतः ओवरवेलम कर सकती है। लेकिन जितना भी नंबर ऑफ वॉरहेड एक बैलिस्टिक मिसाइल्स में इंक्रीज होते हैं तो उनकी डिस्ट्रक्शन पावर थोड़ी कम हो जाती है, पर डेफिनेटली आप नंबर ऑफ टारगेट्स को आप बढ़ा सकते हो, डिस्ट्रक्शन कर सकते हो, पैनिक वहाँ पे होगा डिफरेंट इंस्टॉलेशंस में। तो इस टैक्टिक्स को भी ईरान यूज़ कर रहा है, और उसके सामने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक तरीके से ओवरवेलम जो है ना वो इसराइल का हो रहा है। और इसी तरीके से देखा है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में एक तरीके से अमेरिका ने अपना इस्टेब्लिश किया था, या कोस्टल बैटरी जो उसकी थी वहाँ पे उनका कोई काम नहीं आया है, और उनको जो है ना उसने काफ़ी, लेकिन इसराइल की फोर्सेस ने और अमेरिका की फोर्सेस ने जिस तरीका डिस्ट्रक्शन किया है इसमें, तो एक इम्प्लीकेशन उभर के आ रही है कि क्या जो एक
400 कितना 240 या समथिंग 440 किलोग्राम के आसपास जो है वो कहा जा रहा है कि इतना एनरिच यूरेनियम जो 85-87% एनरिच्ड है, उसमें एक कैपेसिटी है कि उससे करीब यदि 40-50 किलो जो है ना एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, तो उससे कम से कम डर्टी बॉम्ब जो हैं जिनसे रेडिएशन लीकेज हो सकता है वो बनाए जा सकते हैं। और ईरान में अभी वो कहीं पे क्लैंडस्टाइन जगह पे छिपा हुआ है और उसका अभी पता जो है ना किसी भी तरीके से ये नहीं लगा पाए हैं इजराइल और अमेरिका की फौज की वो कहाँ पर है। तो ये भी एक पोटेंशियल खतरा जो है ना वो ईरान की तरफ से अमेरिका और उनकी फौज के खिलाफ हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी अभी एक हिडन थ्रेट जो है और एक रिस्क जो है वो अमेरिका की फौज को और इनको है। लेकिन डेफिनेटली तो नेवी तो ईरान की कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी और उसको डेफिनेटली डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज यूएस में है। और यदि उसके शिप को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है तो ये मानना पड़ेगा कि डेफिनेटली यूएस इज इन दैट पोजीशन। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ईरान ने एक क्लेम किया था कि उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आई थिंक जेराल्ड फोर्ड को जो है ना उसने अटैक किया है 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स ने, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि उसके बाद में कंटेस्टेड वाटर से निकाल कर जो है ना डीओआर से की तरफ को और मेडिटेरियन सी में जो है ना उनको कर दिया है। इसी तरीके से जो अब्राहम लिंकन दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है शायद उसको भी इन्होंने अलग रखा है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ये इसराइल को डिफेंड करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अभी देखना है कि ईरान ने जो सबसे बड़ी चेतावनी दी है ये डेफिनेटली एक पोटेंशियल थ्रेट है और यदि उसने ऐसा किया तो फिर न्यूक्लियर वेपन की शुरुआत होगी। और न्यूक्लियर वेपन की शुरुआत होगी तो सिर्फ ईरान और इसराइल ही नहीं बर्बाद होंगे, फिर आसपास के काफ़ी नेशंस जो है ना इसमें बर्बाद हो जाएंगे। तो हमें देखना होगा क्या ये एक ईरान की जो है ना गीदड़ भभकी है या ऐसी थ्रेट है या पोटेंशियल थ्रेट है कि वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स या हाइपर मिसाइल्स, उसने कहा है कि उसके पास में जो मिसाइल्स हैं वो अभी शायद वॉर में देखी भी नहीं गई हैं, वो उनका प्रयोग करेगा। तो ये हाइपर मिसाइल्स जो अभी उसने बहुत ही लिमिटेड यूज़ किया है। और दूसरा दोस्तों ये भी कहना है कि ईरान ने बहुत बड़ी तैयारी की है क्योंकि उसने अपने जहाँ पे मिसाइल लॉन्चर्स हैं या मिसाइल को छिपाने का है या ड्रोन्स या यूएवीज को उसने अपना छुपा के रखा है, वो सारे अंडरग्राउंड और अंडरग्राउंड में भी जो उनके साइलोज हैं जहाँ पे उनके बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे मिसाइल को बनाने का और इनके कारखाने भी हैं सिर्फ छुपाने की ही नहीं। तो वो काफ़ी इवन 600 मीटर नीचे तक जो है ना वो सैंड ड्यून्स के नीचे या पहाड़ियों के नीचे जो है ना बनाए हुए हैं। और उसमें काफ़ी ठिकाने जो हैं वो एक तरीके से ऐसे हैं कि वो वहाँ से जो है ना मिडिल ईस्ट को और इनको जो है ना और उधर यूएस एयर के जो ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में उनको फर्दर जो है ना वो हिट करता रहेगा। और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में तो आपने देख ही लिया कि वो किस तरीके से और सिविलियन टारगेट्स को जो है ना एंगेज कर रहा है उसमें एयरपोर्ट्स में। तो एक तरीके से मिडिल ईस्ट में जो उसने हड़कंप पहुंचाई है स्पेशली दोहा और दुबई, इसमें बहुत ही बड़ा जो है ना एक तरीके से वहाँ से माइग्रेशन भी शायद शुरू हो गया, लोग चार्टर्ड प्लेन लेकर निकल रहे हैं। अब जैसे एक बहुत बड़ा चैलेंज या थ्रेट जो है ना उसने इसराइल को दी है कि वो उनके न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर करेगा यदि उनकी ये रेजिम चेंज की जो डिमांड है वो परसिस्ट रहती है। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा और खतरा आया है कि मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं वो पानी की किल्लत हो सकती है, क्योंकि ईरान ने शायद प्लान किया हुआ है कि वो उनके डिसैलिनेशन प्लांट जो हैं जिनसे वहाँ पर पानी एक तरीके से आर्टिफिशियली समुद्र से किया जाता है, उनके जो मेन 8 से 10 हैं, चाहे वो यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, ये सभी नेशंस में जो है ना एक तरीके से पानी जो है वो
आर्टिफिशियली बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड वाटर नहीं है उनके, स्पेशली सऊदी अरेबिया और यूएई में जो है ना आर्टिफिशियली क्रिएटेड सिटीज़ हैं। तो 80 to 85%, कहीं पे 90% वो इन वाटर प्लांट है। और वाटर प्लांट जो है ना वो बहुत ही एक सॉफ्ट टारगेट है ईरान के लिए। और वो ईरान का जो एक तरीके से बाउंड्रीज हैं, वहाँ से सारे प्लांट जो है ना 8 से 10 इम्पोर्टेंट वाटर प्लांट जो है मिडिल ईस्ट के, वो 100 से 150 किलोमीटर की रेंज में ही आते हैं। तो वो उसके लिए इवन सुपरसोनिक मिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का इसमें यूज किया जिसको डिटेक्ट कराने की, क्योंकि वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना और रडार सिस्टम जो है ना अभी यूएस का काम करने नहीं रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी पोटेंशियल थ्रेट होगी। और इसको देखने की वजह से ये देखा गया है कि काफ़ी बड़ा माइग्रेशन जो होगा वो मिडिल ईस्ट में होगा। तो जिस तरीके से मिडिल ईस्ट की जो मोनार्की थी, उन्होंने ऑयल के ऊपर कंट्रोल करके जिस तरीके से उनका बिजनेस प्रोपोजिशन आगे बढ़ा था कि हम यहाँ पर जो है ना एआई के द्वारा, नए नए मार्केट के द्वारा, फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा और एक लीजर और ट्रेवल के बड़े बड़े सेंटर्स बना के, और रियल एस्टेट में जैसे मैरिना बीच है या इस तरीके से, या सबसे बड़ी ऊंची इमारत है अलबुर्ज है, बुर्ज खलीफा है, ये सारी चीज़ें बनाकर एक तरीके से जो इकोनॉमी उन्होंने अपनी मोड़ी थी कि तेल से अलग भी उनकी जो है ना इकोनॉमी होनी चाहिए। लेकिन यदि तेल के साथ साथ, तो तेल पे तो अटैक ईरान ने किया ही है, लेकिन यदि ईरान ने ये करा कि मैं तो मरा पर मैं अपने साथ सभी को लेके मरूंगा, यदि फिलॉसफी का यूज़ हुआ, तो डेफिनेटली ईरान जो सबसे बड़ी एक चैलेंज या पोज करेगा, या सबसे बड़ी जो थ्रेट मुझे लग रही है जिसका प्रयोग ईरान जो है ना डेफिनेटली करेगा, वो है जितने भी वाटर प्लांट जो हैं, वो डिसाइलेशन जो है ना एक तरीके से रिवर ऑस्मोसिस प्लांट है कि आप समुद्र से पानी लेके उसकी इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करके आप जो है ना वो सभी जगह पानी की सप्लाई। और यदि पानी की सप्लाई इतना सॉफ्ट टारगेट है कि उसमें एक तो इनलेट है जहाँ पे समुद्र से पानी लिया जाता है, तो वहीं पे उसको कुछ साफ किया जाता है, फिर पाइप के द्वारा उसको लाया जाता है, रिवर ऑस्मोसिस की मेम्ब्रेन्स है वहाँ पे, और फिर उसको क्लीनिंग के लिए टैंक है ये। लेकिन उसमें कहीं पे भी किसी भी पार्ट में यदि कोई भी डिस्ट्रैक्शन होता है तो प्लांट की गतिविधियां रुक जाएंगी। और आप सोचिए जरा 80 to 85% या 90% जो इनकी डिपेंडेंस है इस तरीके से आर्टिफिशियली क्रिएटेड वाटर की, यदि उसी को चैलेंज हुआ और उसी के सिस्टम्स को जो है ना डिस्ट्रॉय कर दिया, तो पानी की कितनी बड़ी किल्लत होगी। वहाँ से डेफिनेटली बड़े लार्ज स्केल पे जो है ना इवैक्यूएशन करना पड़ेगा, माइग्रेशन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा झटका जो है ना मिडिल ईस्ट को लग सकता है, एक ऑयल की तरफ से ऑलरेडी लग चुका है, और ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का पैमाना ही बदल देगा। सप्लाई चेन ऑयल की ऑलरेडी कंस्ट्रेंट्स हो चुकी हैं। तो ये डेफिनेटली जिस तरह की जो दो थ्रेट, एक तो वाटर के खिलाफ अगेंस्ट मिडिल ईस्ट में, और इसराइल के खिलाफ ईरान की आई है कि वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से उसके सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर को बर्बाद करेगा, तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस, फिर तो ये वर्ल्ड वॉर 3 छोटे मोटे रूप में नहीं, ये फिर बहुत ही बड़ा स्वरूप ले लेगा। और एक जो इंसिडेंट जो है ना वो यूएस की सबमरीन ने जिस तरीके से इंडियन ओशन रीजन में की है, तो ये वहाँ पे भी एक तरीके से यदि शुरुआत होगी, और फिर पाकिस्तान के कुछ एयर बेसिस का भी जिस तरीके से प्रयोग हो रहा है, या अफगानिस्तान के किसी एयरपोर्ट का प्रयोग हो सकता है, तो ये सारी चीज़ों को, और उधर जो है ना अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। और फिर जिस तरीके से चाइना के अंदर जो है ना इंटरनल टर्मोइल है एक तरीके से, तो वो हो सकता है कि अपने इंटरनल टर्मोइल को एड्रेस करने के लिए वो ताइवान के खिलाफ जो है ना वो मिलिट्री एक्शन इस बीच में ले, या ये एक्शन ना लेके चाइना की और रशिया की मजबूरी बनेगी वो इंटरवीन करें इस वॉर में, जबकि लगता नहीं है, क्योंकि रशिया इज ऑलरेडी कंप्लीटली एंगेज विद यूक्रेन। जिस तरीके से यूक्रेन ने अपनी यूएवीज बनाने की, ड्रोन बनाने की कैपेसिटीज़ को बढ़ाया है, और उनको जिस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ किया है, तो रशिया
पूरी तरीके से एंगेज्ड है, लेकिन चाइना भी का जो इंटरनल टर्मोइल है वो उसमें भी पूरी तरीके से एंगेज्ड है। तो अभी जैसे जैसे ये चैलेंजेस, जैसे आज मैंने दो बहुत बड़े चैलेंजेस आपके सामने में लेके आया। एक तो है कि ईरान ने जो चैलेंज दिया है, चैलेंज नहीं धमकी दी है, बहुत ही पोटेंशियल धमकी है, उसमें काफ़ी ताकत है कि यदि उसने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से इसराइल के न्यूक्लियर रिएक्टर को हिट कर दिया तो मेरे ख्याल से दिस वॉर विल कम टू एंड, और या फिर न्यूक्लियर वॉर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसराइल को की पॉपुलेशन को बहुत बड़ा खतरा रेडिएशन से होगा। जितने भी एडजॉइनिंग नेशंस हैं इसराइल के, उनको भी खतरा होगा, पूरे विश्व को खतरा होगा। तो ये विश्व को जो है ना एक तरीके से न्यूक्लियर वॉर की तरफ जो है ना झोंक सकता है। और दूसरा जो पोटेंशियल थ्रेट एक तरीके से पानी वाटर के सिस्टम्स को बनी हुई है जो मिडिल ईस्ट में है, जहाँ पर सारे के सारे उनके जो प्लांट हैं, रिवर ऑस्मोसिस प्लांट जो है ना, समुद्र से पानी लेकर ये सभी मिडिल ईस्ट के नेशंस जो है ना अपनी आपूर्ति करते हैं। यदि उसको कोई चैलेंज हुआ तो ये एक बहुत बड़ा माइग्रेशन, एक तरीके बहुत बड़ा इवैक्यूएशन, और ये काफ़ी जो है ना ग्लोबल इकोनॉमी में एक तरीके से कैटोस्ट्रोफिक इफेक्ट लाएगा। मार्केट्स दोहा में और दुबई में ऑलरेडी शट हैं, और जिस तरह के अमेरिका, यूरोप यूनियन और इंडिया के जो मार्केट क्रैश हुए हैं, तो ये भी एक होगा, तो डेफिनेटली रिसेशन भी आएगा। इंडिया भी इससे अलग अपने को एक तरीके से अभी तो बफर में बनाए हुए हैं, क्योंकि हमारे पे बफर स्टॉक है, और हमारी जो पूर्णतः जो हमारी जो सप्लाई है गैस और उसकी, वो भी पूर्णतः अभी अवरुद्ध नहीं हुई है। तो भारत भी एक तरफ से देख रहा है, भारतवर्ष अभी अपने को इस वॉर के अंदर नहीं ले जा रहा है, ना उसमें अभी ज़रूरत है, पर देखना होगा कि किस तरीके से जो इन चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि अमेरिका और इजराइल ने यदि कुर्दिश लोगों को ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने के लिए किया, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे वो सुन्नी और शिया पॉपुलेशन और बहुत ही स्ट्रांगली एक जगह हो जाएंगी, क्योंकि अयतुल्ला खिमानी के मरने के, लिक्विडेट करने के द्वारा और एसिसनेट करने के द्वारा एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है। और वो मानने हैं कि ईरान, इसराइल एंड अमेरिका वो पूरी मुस्लिम फ्रेटर्निटी के हैं, तो ये एक तरीके से शिया और सुन्नी को भी एक साथ जोड़कर जो है ना, ये एक बहुत बड़ा जो है ना मिडिल ईस्ट और ये सब जो है ना शायद ईरान के साथ में फिर खड़े हो जाए। तो ये भी एक चैलेंज, तो अभी देखना होगा कि वो कुर्दिश लोगों को इस तरह के रिजीम चेंज करने के लिए करेंगे, तो शायद ये एक मिस्टेक होगी। जिस तरीके से पहली मिस्टेक उन्होंने करी कि अयतुल्ला खुमानी को शायद नहीं लिक्विडेट करना था, उसको जिंदा रखना था, पर उसकी जो कैपेबिलिटीज़ को पूर्णतः क्रश करना था, और फिर उसको ये ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो है ना वहाँ की पॉपुलेशन की नहीं मिलती, और फिर उनको ल्योर करना था, उनको सपोर्ट करना था, और फुट सोल्जर्स भी ग्राउंड पे जो है ना उतारते कुछ दिन के बाद में, और उसके साथ जो वहाँ की जनता एक तरीके से विद्रोह कर रही थी वहाँ की रेडिकल रिजीम के, उन सबको यदि साथ में ले जाकर, तो वो एक प्रयोग सफल हो सकता था। लेकिन जैसा मैंने डिस्कस किया, ये अब नए चैलेंजेस जो है ना उभर रहे हैं, और ये देखना होगा कि इनका क्या होगा। एक और बहुत बड़ी थ्रेट जो है ना वो है कि यदि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ये डिफेंस सिस्टम यूएस का, उसके जो बेसिस थे मिडिल ईस्ट में, या फिर इसराइल जो हैं वो हाइपा में अपने पोर्ट या दूसरे इंस्टॉलेशंस को नहीं बचा पाया, यदि इसी तरीके से ईरान के पास में यदि कैपेसिटी है और वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज़ करता है, और उसने मान लिया एक भी डेस्ट्रॉयड पाकिस्तान यूएसए का डुबो दिया यदि, या बहुत ही उसको डिफंक्ट कर दिया, एक तरीके से इमूवेबल कर दिया, काफ़ी नुकसान पहुंचाकर, या एयरक्राफ्ट कैरियर पे इस तरीके का डिस्ट्रक्शन कर दिया कि उसको एयर वर्दी वो ना रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बचता है। देखना होगा कि ईरान की कितनी कैपेसिटी बची है। दो, जिस तरीके से अमेरिका और इज़राइल अटैक कर रहे हैं, वो जिस तरीके से कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं,
उसको ना करके यदि जो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं और वो लोकल इंटेलिजेंस सैटेलाइट इंटेलिजेंस गैदरिंग से करके वो डेफिनेटली उनके मिसाइल लॉन्चर्स को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं। उन्होंने काफ़ी मेरे ख्याल से 60 to 70% जो है उनके मिसाइल लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो यदि मिसाइल लॉन्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर मिसाइल जो है ना एक तरीके से बेकार उनके पास में पड़ी रहेगी, चाहे वो कितनी भी नंबर में वहाँ पे हो। और इसी तरीके से यदि किसी तरीके से उन्होंने पता करा जो कि अंडरग्राउंड जो है ना, जिस तरीके से वहाँ पे यदि B-1 और B-2 बॉम्बर से उन्होंने जो बंकर बस्टर्स भी हैं यदि उनका भी प्रयोग किया, वो भी नुकसान उनकी इन फैसिलिटीज़ को, जैसे मैंने बताया कि उनकी काफ़ी फैसिलिटीज जो हैं इन लॉन्चर्स को रखने के लिए, मिसाइल और यूएवीज को बनाने के लिए 200 से 600 मीटर नीचे तक हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल है एयर स्ट्राइक्स पे। तो ये एक बहुत ही खतरनाक मोड की तरफ को जो है ना बढ़ गया है। और मेरा तो अब ये पूरा मानना है कि इट इज़ ऑलरेडी World War III, क्योंकि और भी देश जो है ना वो इसमें शायद जुड़ते जाएंगे। तो यही मेरा आज जो है ना 5 दिन के बाद में आपके लिए एनालिसिस है। यदि आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें। मैं आपको निश्चित हर रोज इसी तरीके से एक एनालिसिस आपको लाता रहूँगा। टिल नेक्स्ट, धन्यवाद।